एवं शैक्षिक केंद्र भी रहा है। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के केंद्र बिंदु के रूप में महाराष्ट्र अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। अजंता और एलोरा की गुफाओं में अंकित बौद्ध परंपराओं व संस्कारों से सिंचित ये धरती भारतीय संस्कृति में अपना अद्भुत योगदान देती रही है। देवियों और सज्जनों, हम जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र पर भी बौद्ध आदर्शों और प्रतीकों का गहरा प्रभाव रहा है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें धर्म चक्र भी उत्कीर्ण है। लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे धर्म चक्र प्रवर्तनाय एक ऐसा सूत्र भी अंकित है। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने उद्बोधनों में स्पष्ट किया था कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में प्राचीन बौद्ध संघों की अनेक प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। देवियों और सज्जनों, यह एक अद्भुत संयोग है कि आज मैं महाराष्ट्र की ही धरती पर बाबा साहब के नाम पर बने इस शैक्षिक संस्थान में आप सबके समक्ष आप सबको संबोधित कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एक विद्यार्थी के रूप में विश्व स्तर पर बाबा साहब ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और एक न्यायपूर्ण तथा समतावादी समाज के निर्माण के साधन के रूप में शिक्षा के महत्व पर बल दिया था। उनकी सोच की सराहना करते हुए और शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 7 नवंबर को छात्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। यह वो दिन था वर्ष 1900 का, जब बाबा साहब आम्बेडकर ने सतारा के एक स्कूल में प्रवेश किया था। महाराष्ट्र सरकार की इस पहल की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि ये दिन हमारे देश के विशेषकर वंचित वर्गों के अनगिनत विद्यार्थियों के लिए प्रेरणामय दिन है। समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए जो बाबा साहब ने 3 वाक्यों का मूल उपदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसमें भी हम देखते हैं कि शिक्षा को भी बाबा साहब ने विशेष प्राथमिकता दी है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष अध्यापन काल में बिताए। शिक्षा के प्रति बाबा साहब का लगाव सर्वविदित है। वे आजीवन शिक्षा क्षेत्र में ही बने रहना चाहते थे, लेकिन समाज की समस्याओं ने, वंचित समाज के प्रति अमानवीय व्यवहार ने और आम जनमानस की पीड़ा ने उन्हें जन सेवा की ओर प्रेरित कर दिया। देवियों और सज्जनों, बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष थे जो अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण संविधान निर्माता भी बने, राष्ट्र निर्माता भी कहलाए और समाज सुधारक तथा विकास पुरुष के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अपना सर्वस्व योगदान देते रहे। ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। उनके जीवन की हर घटना या देश को दिए गए उनके हर संबोधन ने हर देशवासी के उनके अंतर्मन को छुआ है। ऐसा ही एक संबोधन मैं आज आप सबके साथ साझा भी करना चाहूँगा। ये उनका संबोधन राष्ट्रवादी सोच की प्रखर जो उनके दिल में अनुभूति थी, ये उसको प्रदर्शित करती है। हम जानते हैं कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान तथा उसके बाद जब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, उन लगभग 3 वर्षों के दौरान में भी पूरे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य का वातावरण बना हुआ था। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे देश की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही एक है
जब से देश का निर्माण हुआ तब से ये सांप्रदायिक तनाव न समाप्त हुआ है और आज भी मुझे नहीं लगता है कि समाप्त होने वाला है। यही एक आधार बन जाता है लोगों में क्या क्या होता है, लेकिन उसके लिए बाबा साहब ने क्या कहा था उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए हमारे बहुत सारे जो नेता थे देश के, वो दोनों समुदाय के लोगों को, विशेषकर अपने अपने समुदाय के लोगों को संबोधित करके कहते थे कि देखिए, हम सभी लोग हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। लेकिन बाबा साहब की सोच इससे ऊपर थी। और बाबा साहब क्या कहते थे? जब दूसरे नेता कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई हैं, उस समय बाबा साहब कहा करते थे कि नहीं, हमें ये कहना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। इस प्रकार हम सदैव ही भारतीय हैं। अर्थात बाबा साहब की सोच में भारतीयता के समक्ष जाति, धर्म और संप्रदाय का कोई भी स्थान नहीं था। देवी और सज्जनों, बाबा साहब जीवन पर्यंत सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों को दूर करने की दिशा में कार्य करते रहे। हम सब लोग जानते हैं, रमेश पतंगे जी ने भी उसका उल्लेख किया कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है। हम सब लोग जानते हैं कि मराठवाड़ा का क्षेत्र, वैसे तो पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र, विशेषकर मराठवाड़ा का क्षेत्र भी क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए जाना जाता है। यह एक सुखद संयोग है कि इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर आम्बेडकर और मराठवाड़ा क्षेत्र दोनों से जुड़ा हुआ है। यदि एक मेरा निवेदन है, सुझाव है, यदि आपका विश्वविद्यालय सामाजिक विकृतियों को दूर करने की दिशा में कुछ योजनाओं का श्री गणेश करे, तो मुझे लगता है कि आपके विश्वविद्यालय के नाम की सार्थकता और प्रासंगिकता दोनों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये काम आसान नहीं है। इसके लिए मंथन करें, 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें, और एक मंथन के पश्चात कुछ निकले, उसका जो अमृत होता है, उस अमृत को यदि पूरे देश में बांट सके तो मुझे लगता है औरंगाबाद अभी नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, इसका नाम जो है एक कीर्तिमान होगा। देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आज इस आयोजन के माध्यम से मैं महाराष्ट्र से जुड़े कुछ महानुभावों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त कर पाया हूँ, जिन्होंने अपने कार्यों द्वारा जीवन में एक अलग पहचान बनाई और सफलता हासिल की। आज मैं सोच रहा था कि ये भी कैसा सुखद संयोग है, और मुझे लगता है अद्भुत संयोग है कि जिस मैंने भी कुछ अभी जो पद्मा अवार्डीज हैं उनको स्वयं मैंने अपने हाथों से राष्ट्रपति भवन में उनका सम्मान किया है। मैं सोच रहा था कि शायद किसी पूर्व राष्ट्रपति के सहयोग में ऐसा कोई मौका आया हो कि जिसने राष्ट्रपति भवन में भी उनको सम्मानित किया हो पद्मा अवार्ड से, और उसके पश्चात जब वो पूर्व हो गए हों तो उसके बाद भी उन्हीं लोगों का सम्मान करने का अवसर मिला हो। इसको मैं एक सुखद संयोग मानता हूं और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाना ही इस बात का उत्कृष्ट द्योतक है कि आप सभी ने देश और समाज सेवा के अद्भुत प्रदर्शन किए। मैं यहाँ पर उपस्थित
राज्य को गौरवान्वित करने के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के प्राप्त सभी प्राप्तकर्ताओं को बधाई देता हूँ। ये समारोह अद्वितीय है क्योंकि ये हमें पद्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के प्रति अपनी सामूहिक सराहना व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अतः इस समारोह के आयोजन के लिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। एक विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे आयोजन करना अत्यंत ही प्रासंगिक है। आपके इस पहल से यहाँ पर उपस्थित पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को विश्वविद्यालय के छात्रों से मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। छात्रों को ये अवसर जीवन भर अविस्मरणीय तो रहेगा ही, साथ ही उनके लिए आप सभी पद्मा अवार्डीज प्रेरणा के स्रोत भी बने और फिर भविष्य में आपके विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अनेकों पद्म विजेता भी बन सकते हैं। इस प्रकार की मेरी शुभकामनाएं हैं। देवियों और सज्जनों, आज भारत अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। हम एक पुरानी सभ्यता हैं, लेकिन हम एक युवा देश भी हैं। 21वीं सदी में हमारी युवा आबादी, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। हमारे युवाओं की ऊर्जा का भरपूर उपयोग करना देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सोपान है। इस प्रयास में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में शिक्षा की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों ही आवश्यक है। हमारे देश में हाल ही में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी उद्देश्य को हासिल करने में प्रयासरत है, जिसका उल्लेख आदरणीय वाइस चांसलर साहब ने भी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य हमारी शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में फिर से उन्मुख करना है। ये सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करने की दृष्टिकोण निर्धारित करती है। इस संदर्भ में उच्च शैक्षिक संस्थानों पर भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी दृष्टि में शिक्षा का महत्व कई विद्वानों ने, देश के ऋषि मुनियों ने अपने अपने अलग दृष्टि से शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है, लेकिन मुझे एक छोटा सा एक उसका मूल मंत्र कि शिक्षा और संस्कार प्राप्ति का मापदंड क्या है। आखिर बहुत सारे लोग हमारे देश में, करोड़ों लोग शिक्षित हैं, उसका मापदंड क्या समाज तय करे। मेरी दृष्टि में एक ही मापदंड हो सकता है और वो ये है कि शिक्षा प्राप्त वो व्यक्ति होता है जो अच्छा और नेक इंसान होता है। जो अच्छा और नेक इंसान बन जाता है अपने संस्कारों से, अपनी शिक्षा से, वो समाज के किसी भी क्षेत्र में जाएगा। वो अध्यापक बनेगा तो अच्छा अध्यापक बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, सरकारी कर्मचारी बनेगा तो अच्छा सरकारी कर्मचारी बनेगा, उसकी यदि उसका विवाह हो जाएगा तो अच्छा पति बनेगा, बेटी होगी उसकी शादी होगी वो अच्छी पत्नी बनेगी, अच्छे माँ बाप बनेंगे। और सही बात ये है कि वो तो सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर आ जाएगा तो अच्छा राजनेता बनेगा। देवी और सज्जनों, मेरा मानना है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों को, जैसा कि आपका विश्वविद्यालय है, इनोवेशन और रिसर्च का केंद्र बनना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय और स्थानीय समस्याओं का नवीन समाधान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शोध पर बल दिया जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि आपका विश्वविद्यालय भी इस दिशा में प्रयासरत है। आज आपके विश्वविद्यालय के एक द्वार का जीर्णोद्धार के पश्चात उद्घाटन भी किया गया। मुझे बताया गया है कि औरंगाबाद द्वारों का नगर भी कहलाता है, क्योंकि इस नगर में
50 से भी अधिक प्राचीन व आकर्षक द्वार है। और आज कुछ जब लोग मुझे मिलने आए, मैंने पूछा भी कैसा क्यों, लेकिन मुझे लगता है ये इस देश की परंपरा है। जितने भी बड़े बड़े, कम से कम न केवल ये मुगल साम्राज्य और उसके पश्चात अंग्रेजों के साम्राज्य में, ये हर बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के द्वार बनाए गए। वो मुझे बताया गया कि यहाँ पर औरंगाबाद में भी दिल्ली द्वार है, दिल्ली गेट है। और ये दिल्ली गेट को मैं देखता हूँ कि यदि आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर लाहौरी गेट भी मिलेगा, अजमेरी गेट भी मिलेगा, और अजमेर में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो दिल्ली गेट भी मिलेगा। अमृतसर में जाएंगे वहाँ पर भी आपको दिल्ली गेट मिलेगा। अर्थात इस प्रकार का एक प्रचलन था। और वो सबसे अच्छी, उसके पीछे जो मैं भावना समझता हूँ, न केवल एक ये मार्गदर्शक है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, किस मार्ग से जा रहे हैं, ये मार्ग आपको कहाँ ले जाएगा, लेकिन उस द्वार से जो प्रवेश करेगा शहर में, तो उस द्वार की भी जो ब्यूटिफिकेशन है, उसका जो आकर्षण है, वो अपने आप में एक मापदंड तय करता है कि इस नगर की जो संपन्नता है, साधन संपन्नता है, रिचनेस है, वो कितनी होगी। ये एक बहुत अच्छा सूचक था। और इसलिए मैं आप सबको, विशेषकर आधुनिक छत्रपति संभाजी नगर, ये अभी कुछ समय लगेगा लोगों को। अभी तो मैं देख रहा था आपके शहर में भी, मैंने देखा बहुत कम जगह पे लिखा हुआ है, ज़्यादातर औरंगाबाद। ये चलता रहेगा। देवी और सज्जनों, अंत में मैं एक बार फिर सभी सम्मानित महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही मैं डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के आयोजकों एवं शोध से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार राष्ट्र और देश के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपके शब्द हमें प्रेरणा देते रहेंगे। आपकी वाणी हमें हमेशा याद रहेगी। आज के इस शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय के निमंत्रण को स्वीकार कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का हम विश्वविद्यालय की ओर से मन की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। पद्म पुरस्कार